प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज गुप्तोत्तर काल, चालुक्य और त्रिपक्षीय संघर्ष का जो ये टॉपिक है यह शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, अपनी समझ को बेहतर करने वाले हैं। तो सभी मेरे गुड्डा गुड़िया एक बार बता देंगे कि सर कैसे हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार, हर हर महादेव। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे सभी मेरे गुड्डा गुड़िया। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हैं। बताइए सभी प्यारे बच्चे। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। चलिए आइए शुरू किया जाए सेशन। बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से प्रश्न आपके सामने है कि महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित राजवंश का शासक था। पांड्य, चोल, पल्लव या चालुक्य। विच वन इज द राइट आंसर। क्या लगता है सही क्या हो जाएगा, बताइए। खैर, जो आपका चालुक्य वंश है, जो आपका गुप्तोत्तर वंश है, जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी आज आपका जो एशियन हिस्ट्री है यह समाप्त हो जाएगी। कल से आपकी जो मेडिवल हिस्ट्री है यह मेडिवल हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो राधे राधे सभी को, नमस्कार भाई। कैसे हो सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो भाई सीधी सी कहानी है, आपका बात किसकी हो रही है सर। पल्लव वंश की हो रही है। यहां पर ध्यान रखिएगा, किसकी। पल्लव वंश की हो रही है। पल्लव वंश, महेंद्र वर्मन प्रथम जो है यह किस राजवंश का शासक था। आप कहेंगे पल्लव राजवंश का शासक था। पल्लव राजवंश आपका 575 से लेकर 575 ईस्वी से लेकर आपका 897 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। यह संस्थापक पल्लव वंश के कौन थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक याद रखिएगा, संस्थापक पल्लव वंश के आप कहोगे पल्लव वंश के संस्थापक थे सिम्हा विष्णु। कौन थे। सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु नाम याद रखिएगा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। सिम्हा विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। राजधानी थी, जो कैपिटल थी वह आपके कांचीपुरम थी। कांचीपुरम आपकी कैपिटल थी। क्या कैपिटल थी। कांचीपुरम आपकी कैपिटल थी, यह याद रखिएगा। सबसे महान शासक का नाम आपने सुना होगा। सबसे महान शासक, सबसे महान शासक कौन थे। महान शासक, सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। वर्मन प्रथम जो है यह सबसे महान शासक थे। किसके। पल्लव वंश के। आपको यह याद रखना है। इसके अलावा प्यारे बच्चे आपको यह याद रखना है कि पल्लवों ने आपका टोडी मंडलम या लताओं की भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ऐसा टेक्स्ट में हमें जानकारी मिलती है कि लताओं के क्षेत्र में इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था। यह याद रखिएगा सभी प्यारे बच्चे। क्लियर है इतनी बातें। बहुत बढ़िया। तो भाई आपस में बात करने की बजाय जो है यहां पर आप सभी लोग उत्तर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए, उत्तर कीजिए सभी मेरे गुड्डा गुड़िया। क्या कहते हैं गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे कौन। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। बताइए जरा सा क्या लगता है सही क्या हो जाएगा कि गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे, उन्होंने पश्चिम भारत के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। भाई कौन सा आपके हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा, बताइए सभी प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सभी के प्रश्न का उत्तर आना चाहिए कि गुप्त वंश के जो सहायक प्रमुख थे उन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। आपको बताना है क्या लगता है सही क्या हो जाएगा, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया बताइए। उपेंद्र जी, बबीता बेटा, सभी बताओ सभी मेरे गुड्डा गुड़िया जी। गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे कौन। उन्होंने पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय थे। ध्रुवसेन द्वितीय साम्राज्य महत्वपूर्ण शासक थे। भाई आप कहोगे वर्धन क्या था आपके सब, मैत्रक वंश था। बिल्कुल मैत्रक वंश आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैत्रक वंश गुप्त वंश के सहायक प्रमुख हुआ करते थे। ध्रुवसेन द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे आपके मैत्रक वंश के। बाद में यह जो है शासक था हर्षवर्धन। किसके कंटेम्परेरी थे, किसके समकालीन थे मैत्रक वंश। तो हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश था, हर्षवर्धन जो थे प्यारे बच्चे, हर्षवर्धन के समकालीन, हर्षवर्धन के समकालीन हुआ करते थे।
कालीन हुआ करते थे। देखिए जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको हर तरीके से हम लोग, ये वाला पार्ट आप सब इतिहास में बहुत ज्यादा स्किप करने की कोशिश करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि हाँ जी हमको यही और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया वह डैश राजवंश से संबंधित थे। किस राजवंश से? वर्धन राजवंश से, चेर से, पांड्य या चालुक्य, किस राजवंश से? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे सही क्या हो जाएगा। आपके हिसाब सही उत्तर आपको चुनना है, बताइए जरा सा। पुष्पभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया, सभी प्यारे बच्चों का यहां पर उत्तर आना चाहिए। बताइए जरा सही क्या हो जाएगा आपके हिसाब से जी। देखिए पुष्पभूति जो कि थानेश्वर पे शासन करते थे यह वर्धन वंश से संबंधित थे। किस वंश से? वर्धन वंश से संबंधित थे पुष्पभूति। और वर्धन वंश का जो टाइम पीरियड था यह आपका 550 एडी यानी ईस्वी से लेकर आपका टाइम पीरियड था 647 एडी एडी यानी ईस्वी। ये टाइम पीरियड था किसका? वर्धन वंश का टाइम पीरियड था। ये किसका टाइम पीरियड था? आप कहोगे जी आपका वर्धन वंश का टाइम पीरियड था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अब यहां पर आप देखोगे जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति, यही आपके संस्थापक थे। संस्थापक थे। संस्थापक कौन थे? आप कहोगे पुष्पभूति संस्थापक थे। पुष्पभूति आपके संस्थापक थे। थानेश्वर, थानेश्वर जो लोकेशन पड़ती है जानते हो कहां पर? हरियाणा में पड़ती है प्यारे बच्चे, हरियाणा में पड़ती है। बाद में इन्हीं में आपस में फूट फूट पड़ती है। इसके बाद इनका पुत्र हुआ करता था प्रभाकर वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन जो पुष्पभूति थे इन्हीं का पुत्र था, पुत्र हुआ करता था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इनका पुत्र हुआ करता था, यह याद रखिएगा। प्रभाकर जिसका उत्तराधिकारी उनका सबसे बड़ा पुत्र राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन था, समझे? जिसने मालवा के शासक की हत्या की, मालवा के शासक की हत्या की। मालवा के शासक को इसने मारा था। मालवा शासक को, मालवा शासक, मालवा शासक का नाम था प्यारे बच्चे देवगुप्त। तो या एमपी और आपका राजस्थान वाला एरिया जो है, एमपी का जो पश्चिमी पार्ट है वहां पर इनका शासन हुआ करता था देवगुप्त का। उन देवगुप्त को इन्होंने मार डाला था। फिर राज्यवर्धन को किसने मारा था? राज्यवर्धन को मारा था शशांक ने। शशांक ने मारा था, शशांक ने मारा था। और शशांक कौन था प्यारे बच्चे? तो शशांक बंगाल का गौड़ शासक था। बंगाल का गौड़ शासक था, गौड़ शासक था, गौड़ शासक था, यह याद रखना। बंगाल का यह गौड़ शासक था। तो सबके बारे में परिचय पता चल गया आप सभी को। चलो आपस में बात करने की बजाय बेटा यहां ध्यान दे लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत महाबलीपुरम वास्तुकला के रूप में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था? चालुक्य, पल्लव, चोल, चेर, आप सभी को बताना है। बताइए जरा सा मेरे गुड्डा गुड़िया क्या सही हो जाएगा, आप सभी को बताना है। बताइए जरा सा, सभी गुड्डा गुड़िया बताएंगे कि हाँ जी सही क्या हो जाएगा। बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो आ जाओ, बताओ, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चालुक्य, पल्लव, चोल, चेर, आप सभी बताएंगे क्या लगता है सही क्या हो जाएगा जी। देखिए दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत महाबलीपुरम वास्तुकला के रूप में उभरा था? तब आप कहोगे कि जो दक्षिण भारत के वास्तुकला के रूप में उभरा था, पल्लव उभरा था। पल्लव, महाबलीपुरम पहली बात तो कहां पड़ता है? तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यह आपके तमिलनाडु में पड़ता है। महाबलीपुरम आपके तमिलनाडु में पड़ता है, यह याद रखना। तमिलनाडु में यह पड़ता है महाबलीपुरम। और पल्लव राजवंश आपका उभरा था, यह याद रखना। और पल्लव राजवंश प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना पल्लव राजा नरसिम्ह ने की थी। किसने की थी? नरसिम्ह वर्मन ने, नरसिम्ह वर्मन ने की थी। सिंह वर्मन ने इसकी जो है स्थापना की थी, यह याद रखना। नरसिंह वर्मन ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिए। जिन्हें मामल्ला के नाम से भी जाना जाता था। मामल्ला इनका उपनाम था, उपनाम इनका मामल्ला था। उपनाम इनका क्या था?
मामल्ला इनका उपनाम हुआ करता था, यह याद रखिएगा। और इनके शहर को मामल्लापुरम भी कहते थे हम लोग। क्या कहते थे? मामल्लापुरम भी इनके शहर को कहा जाता था, यह ध्यान रखना विजय बेटा। ठीक है, चलो आगे देखो। वल्लभी प्राचीन भारत का एक शहर 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी रहा। वल्लभी जो है यह मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक। और यह किसके कंटेम्परेरी थे? आप कहोगे हर्षवर्धन के, यह समकालीन हुआ करते थे, वर्धन वंश के समकालीन हुआ करते थे। विंध्य शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेटा आज यूनिक सी आपको जानने के लिए मिलेगी। जो विंध्य शक्ति है यह किसकी जो है संस्थापक हुआ करते थे? चालुक्य के, मौखरी वंश के, पल्लव वंश के, या फिर प्यारे बच्चे आपके वाकटक वंश के? सभी बेटा बताओ, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया बताओ क्या लगता है? तब आप कहोगे मौखरी राजवंश, विंध्य शक्ति मौखरी वंश के थे, यह याद रखना है। विंध्य शक्ति मौखरी राजवंश से, मौखरी राजवंश के, विंध्य शक्ति मौखरी राजवंश के संस्थापक थे या वाकटक राजवंश के संस्थापक थे? आप कहोगे वाकटक राजवंश के संस्थापक थे आपके मौखरी, यह ध्यान रखना। समझे? जो मौखरी है या आपके मतलब जो वाकटक है या विंध्य शक्ति जो है, यह प्यारे बच्चे आपके वाकटक राजवंश के संस्थापक थे, ना कि भी मौखरी राजवंश के। हाँ सर गलत हो गया सर। क्यों गलत हो गया सर? क्योंकि सर हम अंधा भरोसा करेंगे सर, हमें खुद पर भरोसा नहीं है सर। हम चाहते हैं कि हम सही उत्तर लगाएं लेकिन लग ही नहीं रहा है सर। कहां जा रही है गाड़ी? गाड़ी जा रही है अंधी दौड़ में। एक भेड़ देखी है, भेड़ चलती रहती है, चलती रहती, चलती रहती है, अचानक एक कुआं आता है, उस कुआं में कूद जाती है। क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रही होती है। हाँ जी इधर देखो, वाकटक सही हो जाएगा, यह ध्यान रखना। पढ़ा रखा है सर, बैच में क्यों पढ़ेंगे सर? पढ़ना ही नहीं है ना सर। सर क्यों पढ़ेंगे, हम मेहनत थोड़ी ना करेंगे सर। आप खिंचा दो, चालुक्य लगा दो, अभी चालुक्य बदल देते हैं। मैं कह रहा हूं वाकटक भी नहीं है, बताओ कौन सा सही हो जाएगा? सर वाकटक नहीं है, चालुक्य सही है। अब बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए जरा सा, कौन सा सही है आपके हिसाब से? ए बी सी डी, विच वन इज द राइट आंसर? जी हाँ, इधर सर मौखरी राजवंश, मौखरी विंध्य शक्ति, कौन सा सही है? सर चालुक्य नहीं है क्या? सर वाकटक ही है क्या? बताइए जरा सा सही क्या हो जाएगा? बता दीजिए, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? वाकटक ही है। क्या है? वाकटक। समझे? वाकटक की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई। टाइम फ्रेम 255 एडी से लेकर 255 से लेकर 275 के बीच में वाकटकों की स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने की। ईसवी की बात हो रही है, नॉट बीसी की बात हो रही है। या जो वाकटक थे या ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। कौन से? ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। या याद रखना शुरुआत में वाकटों की कल पढ़ाया हुआ है, फिर भी गलत करेंगे हम सर। नंदीवर्धन थी, अब याद आया, नंदीवर्धन राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। कहां पर? सर महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। बाद में प्रवरपुरा इनकी कैपिटल हो गई। प्रवरपुरा बाद में कैपिटल हो गई, बाद में आपकी कैपिटल हो गई, या याद रखिएगा प्रवरपुरा। ठीक है भैया। वाकटकों की शाखा एक वस्ता गुल्मा शाखा भी थी, यह याद रखना जी। चलो उतना डिटेल मत जाओ, लेकिन इतना बेसिक तो सभी पढ़ लो। हाँ जी, जीवन में अलग प्रकार के दुख मत उत्पन्न करो। निम्नलिखित पल्लव राजाओं में किसने वतापी बदामी पर कब्जा किया? वतापी बदामी पर कब्जा किया और चालुक्यों को हराया था जी। शिव स्कंद वर्मन, सिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन। किसने भैया, कौन था संस्थापक वतापी पर कब्जा करने वाला? हाँ जी, नरसिंह वर्मन का नाम याद रखना। इसके बाद भाई आगे देखो, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तुम कहोगे राष्ट्रकूट राजा जिसने चोलों पर विजय प्राप्त की थी, यह प्यारे बच्चे कृष्ण तृतीय था क्या? जी बिल्कुल, कृष्ण तृतीय थे जिन्होंने चोलों पर विजय प्राप्त की थी। और ध्यान रखना यह प्यारे बच्चे तक, यह टाइम पीरियड क्या था? 948 ईस्वी का, 948 ईस्वी का टाइम फ्रेम था। चोल राजा परंतक प्रथम को हराया था। चोल राजा कौन था? तो चोल राजा था परंतक प्रथम को हराया था। यह याद रखना, किसको हराया था? परंतम प्रथम को हराया था। किसने हराया था? कृष्ण तृतीय ने हराया था, यह याद रखना। चलो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। मैत्रक वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई? मैत्रक वंश की स्थापना आपका किस भाग में हुई थी?
वल्लभी अगर इसकी राजधानी है तो उत्तर बता दो, वल्लभी इसकी राजधानी है। और इतना भी बता देता हूं, फिर भी देखना दो चार लोग गलत करेंगे, अभी देखना यहां गलत आएगा, मत पढ़ो, मत पढ़ो थ्योरी, मत सोचते हैं प्रैक्टिस सेट से ही सब हो जाएगा, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, होता है प्रैक्टिस सेट से होता है, लेकिन सब होता है यह संभव नहीं। वल्लभी, वल्लभी जो है बेटा मैत्रक वंश की जो स्थापना है यह कब हुई थी, किस भाग में हुई थी? आप क्या बताओगे कि जो मैत्रक वंश है सर, इस मैत्रक वंश की स्थापना वल्लभी गुजरात में हुई थी क्या? बताइए जरा सा सर, कहां पर हुई थी? आप कहोगे सर वल्लभी तो गुजरात में पड़ता है सर, गुजरात में पड़ता है, गुजरात का मतलब सर ये कौन सा? सर अब बता दो, अब इतना बता दो बेटा, दया कर दो, मैं तुम क्या बताओ, दया कर दो प्लीज, सही कर देना, गलत मत करना। देखो सी वाले टहल रहे हैं, हाँ हाँ सर, सर अलग आनंद आ रहा है सर, कहाँ जाना चाह रहे हैं बेटा, कहाँ जाना चाह रहे हो? कहाँ डुबाऊं मैं तुम्हें? तुम्हें बेटा कृष्णा नदी में डुबाऊंगा, गोदावरी से निकाल के नर्मदा में स्नान कराऊंगा, समझ रहे हो? समझे? कावेरी में डुबा के फिर तुमको जो है न जाने कहां पश्चिम बंगाल में निकाल दूंगा सीधे, समझो? तुम्हारे लिए जो है जो, हाँ देखो देखो ढर्रे में आ गए सर, थोड़ा थोड़ा सा सर जोर दे देते हैं ना दिमाग में सर, बस वही तो नहीं दिया जा रहा है सर, अगर थोड़ा सा जोर दे देते हैं हम दिमाग में ना तो सर उत्तर सही आ जाता है। लेकिन क्या है ना सर, दिमाग में तो ये रहता है कि हम थोड़ा बतिया लें, थोड़ा चितिया लें, किसी से पूछ लें तुम दीदी आई कि नहीं आई, तुमने दीदी रोटी बनाई कि नहीं बनाई, दीदी तुमने खाना खाई कि नहीं खाई, ऐसा कूटूंगा ना बेटा सही हो जाओगे। पढ़ लो बेटा तमीज से, पढ़ लो बेटा, समझे? कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्या करके मानोगे, समझ ही नहीं आ रहा है। पश्चिम बिल्कुल, और गुजरात वल्लभी ये आपका गुजरात रीजन में ये वंश था, गुजरात और सौराष्ट्र रीजन में, सौराष्ट्र रीजन में, सौराष्ट्र रीजन में यह प्यारे बच्चे इस क्षेत्र में इस वंश का शासन था, है ना, इस क्षेत्र में इस वंश का शासन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा पराजित अंतिम चालुक्य राजा था कौन? आपको बताना है कौन अंतिम चालुक्य राजा था। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा पराजित अंतिम चालुक्य राजा था विक्रमादित्य था सर, कीर्ति वर्मन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय था, विक्रमादित्य प्रथम था। बताइए जरा सा कौन था भैया? तो चालुक्य राजा जो थे, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अंतिम चालुक्य राजा कीर्ति वर्मन सेकंड को हरा दिया था, कीर्ति वर्मन सेकंड को हरा दिया था, यह याद रखिएगा। 1753 में हराया था या 753 में? तो 753 ईस्वी में हराया था, यह याद रखिएगा, 753 ईस्वी में हराया था, यह ध्यान रखना। ठीक है भैया। और दंती दुर्ग ने बदामी के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया, और जब दंती दुर्ग ने आपके बदामी के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया और दंती दुर्ग ने स्थापना कर दी किसकी? स्थापना कर दी राष्ट्रकूट वंश की, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी, यह ध्यान रखना। तो किस वंश की दंती दुर्ग ने स्थापना की थी? कल को ऐसा प्रश्न आ जाए तुम कहोगे भैया आपके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखना। क्लियर है भैया? और राष्ट्रकूट वंश ये कौन सा रीजन था? तो कर्नाटक रीजन था, कर्नाटक वाला, कर्नाटक वाले रीजन पर, कर्नाटक वाले क्षेत्र पर शासन किया था, ध्यान देना। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्या भुज के मौखरी वंश के राजा से डैश से हुआ था, किससे हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का जो विवाह है यह कन्या कुब्ज की मौखरी वंश के डैश से हुआ था, आपको यह बताना है किससे हुआ था। बताइए जरा सा, ग्रहवर्मन से हुआ था, देवगुप्त से हुआ था, शशांक से हुआ था, या आपका ईशान वर्मन से हुआ था? तो भाई कन्या कुब्ज की बहन, हर्षवर्धन की बहन जो कन्या कुब्ज, ये मौखरी वंश के राजा थे उस टाइम पीरियड पे। कौन प्यारे बच्चे? तो आपके हर्षवर्धन की बहन, हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री थी, कन्या कुब्ज के मौखरी वंश के राजा थे, हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। इस राजश्री का जो विवाह हुआ था यह ग्रहवर्मन से हुआ था। बाद में जो यह ग्रहवर्मन था, ग्रहवर्मन को बाद में मालवा के देवगुप्त ने बंगाल के गौर शासक शशांक के साथ मिलकर मार डाला था। तो ग्रहवर्मन को मारा था किसने? देवगुप्त, जो कि मालवा का शासक था, और देवगुप्त के साथ प्यारे बच्चे इंक्लूड था बंगाल का शशांक,
बंगाल का शशांक और शशांक को मार डाला था प्यारे बच्चे। दोनों लोगों ने मिलकर जो है ग्रहवर्मन को मारा था। किसको मारा था? ग्रहवर्मन को मार डाला था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, जब दोनों ने मिलकर इसको मार डाला था। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। मत्त विलास प्रहसन लिखने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से है? बताइए, मत्त विलास प्रहसन लिखने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? पुष्पभूति से है, मैत्रक राजवंश से है, चालुक्य से है, पल्लव से है? आपको यह बताना है कहां से है भाई, यह बताइए, तब आपका महत्व प्रहसन लिखने वाले एक एकांकी संस्कृत नाटक था। और बेटा महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध आपका किस राजवंश से है? तुम कहोगे पल्लव राजवंश से है, यह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में शोर मंदिर डैश राजा नरसिंह वर्मन के द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनवाया गया। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि राजसिम्हा के नाम से जाने जाते थे, कांची में कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ में पेरुमल मंदिर आपके मामल्लपुरम के तट पर आपका पल्लवों के टाइम पीरियड पर बनवाया गया, यह बात भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह का आयोजन किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक जो है आपका समारोह या दंती दुर्ग ने आयोजित किया था। दंती दुर्ग किसका संस्थापक था? अभी पढ़ाया है, कोई गलत नहीं करेगा, नहीं पढ़ाऊंगा जब तक नहीं बताओगे उत्तर। अभी पढ़ाया है, अगर इतना जल्दी भूल रहे हो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समय मत बर्बाद करो। बताओ जरा सा, दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? किस वंश की स्थापना की थी बताइए? बताइए सभी प्यारे बच्चे, बताएंगे सभी लोग, बताइए। बहुत बढ़िया, राष्ट्रकूट है क्या? हाँ जी, बहुत सुंदर, आगे बढ़ो। पल्लवों का प्रथम सामंत कौन थे? तो पल्लवों के प्रथम सामंत कौन थे? हर्षवर्धन थे, या आपके राजेंद्र थे, अशोक थे, विजयालय थे? तो विजयालय थे। विजयालय जिन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? चोल वंश की स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। तो विजयालय कौन थे? जिन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी, और वह किसके सामंत थे? पल्लवों के प्रथम सामंत हुआ करते थे, यह याद रखिएगा। पल्लवों के प्रथम सामंत हुआ करते थे। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन पल्लव राजवंश की राजधानी थी? कौन पल्लव राजवंश की राजधानी थी? ऐहोल थी, कांचीपुरम थी, बदामी की मदुरै थे? बताइए प्यारे बच्चे कौन थे? तो भाई पल्लव राजवंश की राजधानी आपकी कांचीपुरम थी, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए। हर्षवर्धन की दक्कन और दक्षिण भारत तक अपनी शक्ति बढ़ाने की जो महत्वाकांक्षा थी, उसको डैश किसने रोक दिया था? तो प्यारे बच्चे हर्षवर्धन सोचे कि कन्नौज में हमारा शासन हो गया है, अब चलो नर्मदा नदी को पार करते हैं और इधर चलते हैं। लेकिन यहां पर शासन कर रहे थे कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने कहा कि चलो रुको, हम आते हैं, तुमको मिलते हैं, यहीं पटक के मारेंगे। तो एकमात्र हर्षवर्धन की यही हार थी कि आपका नर्मदा नदी के वतापी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय वतापी के चालुक्य वंश से संबंधित रखने वाले चालुक्य वंश के वतापी के पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसे? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन उत्तर भारत में ही समिट कर रह गया, वो दक्षिण भारत तक नहीं आ पाया, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। आई बात समझ में? चलो इतनी बातें क्लियर हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कर्नाटक में मुख्य रूप से बदामी में और ऐहोल में चट्टाने काटकर बनाई गई गुफाओं का निर्माण डैश के संरक्षण में किया गया था। मौर्य, चोल, चालुक्य, गुप्त। प्यारे बच्चे आप बताना, चालुक्य कर्नाटक में मुख्य रूप से जो बदामी के ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, इनका जो है आप संरक्षण चालुक्यों के काल में किया गया, यह याद रखिएगा। चालुक्यों के काल में किया गया। बदामी या वतापी के जो चालुक्य थे, यह टाइम पीरियड इनका कब से कब तक था? तो 543 से लेकर 755 ईस्वी तक आपका टाइम पीरियड था, यह याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे? वतापी के चालुक्यों के संस्थापक थे जयसिम्हा। संस्थापक कौन थे? संस्थापक जयसिम्हा थे, यह याद रखिएगा। जयसिम्हा साहब आपके
जय सिम्हा संस्थापक थे, यह याद रखना प्यारे बच्चों। ठीक है भैया। वतापी, वतापी इनकी कैपिटल हुआ करती थी, वतापी कैपिटल हुआ करती थी। और वतापी प्यारे बच्चे कर्नाटक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा? कर्नाटक प्यारे बच्चे, या इसके अंतर्गत आती थी, यह ध्यान रखना। वतापी कर्नाटक के अंतर्गत आती थी। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। ठीक है भाई। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? जो पुलकेशिन द्वितीय है, यह किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? आपको यह बताना है। मैत्रक राजवंश, गौड़ राजवंश, चालुक्य राजवंश या वाकटक राजवंश। जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है, यह निम्नलिखित में से किस राजवंश का आपका प्रसिद्ध शासक था? आप कहोगे भाई देखो सीधी सी बात है, यह आपके चालुक्य राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। किस राजवंश का? जो चालुक्य राजवंश है, इसका पुलकेशिन द्वितीय आपका जो है प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय जिसने हराया था किसे? हर्षवर्धन को हराया था। 610 से लेकर प्यारे बच्चे 642 तक का इसका शासन काल रहा था। सारा खेल अब एडी में चल रहा है, यह याद रखिएगा। ठीक है। पुष्पभूति, पुष्पभूति हर्षवर्धन को हराया था, समझे? हर्षवर्धन को हराया था, हर्षवर्धन को हराया, वर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराने के बाद इसने एक उपाधि, एक टाइटल लिया, और उस टाइटल की बड़ी चर्चा रहती है, दक्षिण पथेश्वर, समझे? दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर एक जो टाइटल है, दक्षिणापथेश्वर यानी दक्षिण का भगवान की उपाधि धारण की थी, यह याद रखिएगा जी। आई बात समझ में? क्लियर है। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक को हराया था इसने, और हाँ यह याद रखना। ठीक है भैया, चलो क्लियर है भाई। वेन सॉन्ग जो चीनी यात्री थे ना, इसके राज्य का भी दौरा करता है, पुलकेशिन द्वितीय का भी। भाई राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे, वत्सभट्ट थे, रवि कीर्ति थे। तब आप कहोगे बाणभट्ट आपके राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। और हर्षवर्धन जिन्हें शिलादित्य के नाम से, शिलादित्य के नाम से भी, शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, किसको? हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन का जो टाइम फ्रेम था, यह टाइम फ्रेम आपका 606 से लेकर 606 से लेकर आपका 647 तक का टाइम पीरियड सब आपका हर्षवर्धन का था। इसीलिए हर्षवर्धन और आप इधर देखोगे 610 से लेकर 642 तक दोनों कंटेम्परेरी थे, यानी समकालीन थे, हर्षवर्धन और आपका पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार जो ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग यानी इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? कौन से व्यक्ति थे? चीनी यात्री थे। इनके दौरों के वेन सॉन्ग जो है, इन्होंने हर्ष के शासन काल के दौरान जो है दौरा किया प्यारे बच्चों। और वेन सॉन्ग जब आए यहाँ पर, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का लोकप्रिय बनाने के लिए कन्नौज सभा भी आयोजित की गई। कन्नौज सभा आपकी आयोजित की गई, कन्नौज की सभा, कन्नौज सभा भी आयोजित की गई थी। और कन्नौज सभा के अलावा प्यारे बच्चे ध्रुवसेन द्वितीय ने प्रयाग सभा में भाग लिया था। और आपका जो है वेन सॉन्ग ने भी भाग लिया था। प्रयागराज की जो सभा होती है, प्रयाग जिसे आज आप लोग संगम काल के संगम बोलते हो, ठीक है, कि संगम को शुरुआत करने वाला यही व्यक्ति है, ऐसा कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, क्लियर एंड क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पतेश्वर की स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो भाई पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पतेश्वर की उपाधि धारण की थी जब उसने हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, यह ध्यान रखना प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, उत्तर कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्थानीय शक्ति था जिसने उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन किया था? मैत्रकस, वाकटक, मौखरी और चालुक्य। प्यारे बच्चे वाकटकों ने, याद रखिएगा, वाकटकों ने प्रायद्वीपीय भारत में स्थानीय शक्ति थी जो कि उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर भी शासन किया। जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहां पर इन्होंने शासन किया था। वाकटक की स्थापना लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास हुई थी। तीसरी शताब्दी के आसपास की थी। किसने? प्यारे बच्चे आपका जो राजा था विंध्य शक्ति,
राजा विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की स्थापना की थी, जो आपका बाद में प्रायद्वीपीय भारत में शासन कर रहा था और फिर प्यारे बच्चे आगे गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आप सबके लिए कि हर्षवर्धन का जो शासन काल है वह क्या था प्यारे बच्चे। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था, जो शासन काल था, वह क्या था आप बताओगे। तो अभी मैंने आपको बताया 606 से लेकर 647 तक आपका 642 और 610 से लेकर 642 तक आपका पुलकेशिन द्वितीय का था, और हर्षवर्धन का 606 से लेकर आपके 647 का था। यह याद रखिएगा प्यारे सभी मेरे साथी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कीजिए। राजा हर्षवर्धन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजा हर्षवर्धन के संबंध में प्यारे बच्चे आपका कौन सा कथन सही नहीं है। राजा हर्षवर्धन के संबंध में, हर्षवर्धन लगभग 1400 साल पहले शासन किया, क्या यह कथन आपका सही है। जी बिल्कुल सही बात है। तो आपका जुआन जांग ने हर्ष के दरबार में काफी समय बिताया था, यह भी बात सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेर थे, नहीं जी, हरिशेर दरबारी कवि नहीं थे, ये तो समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे। समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने लिखा था, जबकि प्यारे बच्चे आपका यहां पर जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। कौन? बाण भट्ट हुआ करते थे, यह याद रखिएगा। बाण भट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखा है, इनकी जो रचना है वह क्या थी? हर्षचरित। हर्षचरित इनकी रचना हुआ करती थी, यह ध्यान रखना। हर्षचरित हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई जीवनी है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, यह ध्यान रखना। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह डैश राज्य का शासक था। डैश राज्य का शासक था, तो गौड़ राज्य का शासक आपका शशांक हुआ करता था। कौन? शशांक हुआ करता था, यह याद रखिएगा। और शशांक ने मारा था उसके बहनोई को, और इस प्रकार से प्यारे बच्चे गौड़ द्वितीय शासक, गौड़ का जो शासक था प्यारे बच्चे गौड़ा द्वितीय, इस गौड़ा द्वितीय के खिलाफ जो है इन्होंने, जो आपका शशांक भी इसी टाइम पीरियड में था, 7वीं शताब्दी के आसपास, जो है पूर्वी भाग जो आपका बंगाल साइड वाला एरिया है, इस रीजन पर इनका शासन हुआ करता, तो वहीं पर इन्होंने आक्रमण किया था। हर्षवर्धन की बात कर रहे थे। राजा हर्षवर्धन ने अपनी भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी पर बैठे थे। भाई का नाम क्या था प्यारे बच्चे? क्या भाई का नाम चंद्रवर्धन था, राज्यवर्धन था? तब आप कहोगे राज्यवर्धन भाई का नाम हुआ करता था। क्या? भाई का नाम जो है वह राज्यवर्धन हुआ करता था। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के रूप में निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित किया गया है? जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, या प्यारे बच्चे एलिफेंटा की गुफाएं आपका यहां पर भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। यहां पर बेटा आपको सदाशिव, नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, सदाशिव की मूर्ति, सदाशिव की मूर्ति, सदाशिव के अलावा प्यारे बच्चे योगेश्वर की मूर्ति। कौन सी? योगेश्वर की मूर्ति। योगेश्वर की मूर्ति आपको देखने के लिए मिलती है प्यारे साथियों, यह ध्यान रखना। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति प्यारे बच्चे या आपके चालुक्यों के दरबारी कवि थे। किसके? चालुक्यों के दरबारी कवि हुआ करते थे रवि कीर्ति। प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन आए थे? तो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन कौन थे? तब आप कहोगे राष्ट्रकूट हुआ करते थे। बाद में आपका दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग इनने हराया, दंती दुर्ग ने हराया किसको बेटा? चालुक्यों को, और स्थापना की राष्ट्रकूट वंश की। और दंती दुर्ग का जो टाइम पीरियड था वह प्यारे बच्चे आपका राष्ट्रकूटों का टाइम पीरियड 752 से लेकर 973 ईस्वी के आसपास का टाइम पीरियड था। आप सोचो इसी टाइम फ्रेम में आपके मुगल भी उत्तर भारत में आक्रमण कर रहे थे, गजनी वगैरह आक्रमण कर रहे थे गुजरात के साइड से। यह आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, हाँ या नहीं बताइएगा जरा सा जी। इसके अलावा प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं तो आपका पट्टाडकल स्थित जैन मंदिर का निर्माण डैश के द्वारा कराया गया। जो पट्टाडकल स्थित जैन आपका जैन मंदिर था, इसका निर्माण डैश के द्वारा, किसके द्वारा कराया गया था? आप कहोगे प्यारे बच्चे यह राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? नारायण मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से? नारायण मंदिर के नाम से, नारायण मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष आपका पालो प्रतिहारों और किसके बीच में हुआ? राष्ट्रकूट, मौखरी, चालुक्य, चंदेल किसके बीच में हुआ था? बताइए जरा सा। बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए जरा सा, सही क्या हो जाएगा आपके हिसाब से?
त्रिपक्षीय संघर्ष पालो प्रतिहारों और डैश के बीच में हुआ था? आप कहेंगे चालुक्यों के बीच में हुआ था। किसके बीच में? चालुक्यों के बीच में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। डैश ने गंगकोंडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की थी? किसने जो है गंगैकोंडचोला की उपाधि धारण की थी? गंगैकोंडचोला की उपाधि किसने धारण की थी, यह बताइए। राजाधिराज चोल ने, राजेंद्र चोल ने, या राजा राज चोल प्रथम ने, या विजयालय चोल ने? किसने धारण की थी प्यारे बच्चे, आपको यह बताना है। बताइए जरा सा, कौन वह व्यक्ति था जिसने यह उपाधि धारण की थी, आपको यह बताना है। गंगा चोल या गंगा नदी की विजेता की जो उपाधि है वह प्यारे बच्चे किसने धारण की थी? आप कहोगे किसने धारण की थी, बताइए। गंगा चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए सभी प्यारे बच्चे। राजा राज चोल प्रथम ने धारण की थी, या प्यारे बच्चे आपके किसने जो है यह उपाधि धारण की थी, आपको यह बताना है। बिल्कुल सही कहा, राजेंद्र चोल ने यह उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र चोल ने यह उपाधि धारण की थी, यह याद रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, यह याद रखिएगा। कौन सी सभी क्लास प्यारे बच्चे? ठीक है बेटा, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे? राजपाल, देवपाल, रामभद्र, महेंद्रपाल? आप यह बताइए जरा सा, क्या लगता है सही क्या हो जाएगा, बताइए मेरे गुड्डा गुड़िया। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबारी कवि थे, आपको यह बताना है। आप कहोगे महेंद्रपाल, बिल्कुल प्यारे बच्चे सही हो जाएगा। राजशेखर एक संस्कृत कवि तथा नाटककार थे, कवि मीमांसा और कर्पूर मंजरी जैसे इन्होंने ही लिखा है। राजशेखर जो नाम है ना, ये ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है, संस्कृत के कवि थे, नाटककार थे, इन्होंने ही बेटा, आपने कर्पूर मंजरी का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चे, काव्य मीमांसा का नाम सुना होगा, यह याद रखेगा। सर ऑप्शन ऊपर नीचे क्यों कर देते हैं बेटा, इसीलिए कर देते हैं ताकि जो है थोड़ा बुद्धि लगाकर जागो, समझे, वरना ए बी सी अंधा मारेंगे सर, अंधा कानून, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। हाँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म है ना, अंधा कानून, अंधा कानून, तो अंधा कानून की तरह तुम लोग अंधे उत्तर देते हो फिर, ठीक है, इधर देखो, सही उत्तर करो, ठीक है। आपका जो महेंद्रपाल है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत नागर श्रेष्ठी का पद का क्या अर्थ है? नागर श्रेष्ठी का पद का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे? तो देखो सीधी सी बात है, यह नागर श्रेष्ठी का पद होता है शहर के व्यापारी का। किसका? शहर के व्यापारी का, यह याद रखेगा। 12 बजे होता है बेटा, 12 बजे होता है। शहर के व्यापारी का, शहर के व्यापारी का प्यारे बच्चे क्या पद होता है? शहर के व्यापारी का, यह याद रखेगा जी। आगे बात करते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम मिले हैं? मंदिर में गोपुरम मिले हैं, तो आप कहोगे शिव मंदिर चिदंबरम में गोपुरम आपके मिले हैं, यह याद रखिएगा। शिव मंदिर चिदंबरम में आपके गोपुरम मिले हैं, यह ध्यान रखना। क्लियर एंड कट बातें आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है भैया। हाँ, अरे अभी बहुत सारी कला हैं जो तुम्हें देखना बाकी है, ठीक है। कभी धरने में बुलाओ, कभी धरने में बुलाओ, कभी आज से 7-8 साल पहले कभी राजनीति में इतने एक्टिव थी, पढ़ाई लिखाई हर दूसरे दिन पुलिस उठाकर ले जाती थी इस बात पे कि ये यूनिवर्सिटी के लिए धरना करने पे बैठे रहते थे, छात्र हितों की मांगों के लिए। तो डर खौफ तो सीने में किसी चीज का है ही नहीं, समझे। ऐसे मतलब कभी गलत काम के लिए कभी कुछ नहीं हुआ, हमेशा सही के पक्ष में लड़े और सही के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो कहानी ऐसी रही जीवन की कि यूनिवर्सिटी के समय में, जब यूनिवर्सिटी का टाइम था, तो उस टाइम फ्रेम में जो है आप जानते हैं छात्र संघ चुनाव होता है, तो उसमें भी दबाकर खूब एक्टिंग रहती थी पूरी, समझे। हाँ जी, हाय 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 हाय, ये एक नारा निकाला था मैंने, तुम लोग सुनना। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वीसी आया था, तो वीसी ने क्या किया कि हॉस्टल के खाने की अच्छे की मांग करने हम लोग पहुंचे कि भाई यार ये कैसा खाना दे रहे हो, ठीक सा दे दो। तो वीसी ने कहा नहीं देंगे, जो करना है कर लो।
और एक डीन आई थी हमारी, आज तो बहुत अच्छा संबंध है उनसे, कभी मिलने जाता हूँ तो बड़ा स्नेह बस मिलते भी हैं, और वो मैम भी बड़ा अच्छे से मिलती है। तो मैंने एक नारा दिया उस टाइम पर, वो नारा बड़ा आज भी यूनिवर्सिटी में फेमस है, आज भी लोग जानते हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की नारा था भाई कि बीसी तुम एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। तो एक ऐसे नारे के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, ये याद रखिएगा। तो जब ये नारा दिया तो भाई लोग जो है उस नारे को आज तक वो डायनेस्टी चली आ रही है। तो ऐसे ऐसे काम बहुत किए हैं जीवन में। तो आगे बढ़ते हैं, इधर देखो। हाँ, अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए अरब विद्वान सुलेमान ने निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार राजा की अत्यधिक प्रशंसा की थी? आपको यह बताना है, बताइए जरा सा जी। हाँ, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, रामभद्र, मीरभोज। बताओ जरा सा क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, चलो इधर देखो। खैर तब समझ नहीं थी उतनी कि चूड़ी भी जंजीरों का ही प्रतीक होता है। तो खैर नारा तो सही दिया था, समझे। लेकिन महिलाओं के लिए वो सम्मानित नहीं था। बाद में समझ में आया। ठीक है, चलो। तो इसीलिए तो नवीन भैया और मेरी बड़ी बना करती थी, यही कारण था कि जो है जब अपना अपन लोग साथ बैठते थे तो थॉट प्रोसेस मिलती थी कि नहीं जी, परिवर्तन अंदर से आता था। इसीलिए कभी भी चाहे यूपी पुलिस का आंदोलन रहा हो, चाहे आपका जो है एमपी में रहा हो, अब झारखंड की बारी है। झारखंड में जनता थोड़ी सोई हुई है, यदि जाग जाओ ना तुम लोग। मैं कह रहा हूँ 1000, उस दिन मैंने कहा कि 1000 बच्चे कमेंट कर देंगे, सिर्फ कमेंट करना था 1000 बच्चों को, तो मैं जाके अकेले बैठ जाऊंगा धरने पे। 10 दिन क्लास ही तो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन जो है बालक ही एक्टिव नहीं है उसमें, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, है ना। उसमें छात्रों का जागना, इतना भी पता है कि परिवर्तन तभी होता है जब मैक्सिमम लोग एक्टिव होते हैं, और जब लोग ही नहीं एक्टिव होंगे तो कैसे जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। 1000 कमेंट नहीं आए, वैसा 100 नहीं आए यार, 1000 छोड़ो, 66 कमेंट थे, 70 हो गए होंगे अभी तक, बस यही सच्चाई है। हाँ, अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए अरब विद्वान सुलेमान निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार राजा की अत्यधिक प्रशंसा की थी? आप यह बताइएगा, बताइए। तो भाई देखो, जो है मिहिर भोज की प्रशंसा की थी, मिहिर भोज की प्रशंसा की थी, समझे। मिहिर भोज की प्रशंसा की थी, मिहिर भोज के दौरान आया था, समझे। तो इसने भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए भोज को ही आदि विराह की जो है उपाधि भी मिली थी, ये याद रखिएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है बेटा। हमने मतलब तुम सोच सकते हो कि जो ये ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम कभी ये सोच सकते हो कि योगी सरकार जैसी सरकार, जो कि जानी जाती है अपने डिसीजन को ना बदलने के लिए, उस सरकार को छात्रों ने सही के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं जी, हमारे साथ ये गलत हुआ है, आप सही करो, पेपर लीक हुआ है, आप चेंज करो। सरकार को करना पड़ा, वो डटे, छात्र लड़े। 7-8 हजार लड़के, बहुत ज्यादा आंकड़ा जो बताते हैं 20,000 आ गए थे, 25,000 आ गए थे, मैं जानता हूं ना, मैं तो दोनों दिन वहीं था। 7-8 हजार लड़के लखनऊ के इको गार्डन पर एक साथ मौजूद रहे, बिना खाए पिए, गर्मी में बदहाल, पूरा पसीना चू रहा है, समझे। ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी, और वहां पर खड़े हैं एक मुश्त, समझे, भीड़ की वजह से वो सब एक मुश्त डटे रहे। लेकिन झारखंड में छात्र एक्टिव नहीं है, ये सच्ची बात है, कड़वी बुरी लग सकती है लेकिन सही है ना। तो कुल मिलाकर चीजें जो है, जब इस सरकार ने मान ली, तो झारखंड की सरकार की इतनी बड़ी हिमाकत कैसे हो सकती है कि वो ना माने, है ना। इतना बड़ा तो उसके पास सेंट्रल में भी पावर नहीं है, बस मनाने वाला नहीं है। मैं देखता हूं झारखंड के अंदर, मैं झारखंड की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि झारखंड की बात मुद्दे की चल रही है यहाँ पे। वो बच्चे बोलते हैं, चलो छोड़ो, आ जाओ आगे बात करेंगे, कभी प्रश्न करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को जीतकर निम्नलिखित में से किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की? रामपाल, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज। सभी बच्चे बताएंगे, बताइए जरा सा क्या लगता है सही क्या हो जाएगा, बताइए जरा सा। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को जीतकर निम्नलिखित में से किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, यह बताइए किसने?
नागभट्ट प्रथम ने जीतकर की थी गुज्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। नागभट्ट प्रथम ने या त्रिपक्षी कन्नौज को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट प्रथम ने 8वीं से या 11वीं शताब्दी तक यह चला था। 11वीं शताब्दी तक चला था। नागभट्ट प्रथम ने जीत की स्थापना की थी। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में यह फैला था। याद रखिएगा कैपिटल जो है ये उज्जैन के साथ मालवा मध्य प्रदेश में भी शासन किया था। कैपिटल इन्होंने उज्जैन बनाई थी। जो उज्जैन थी या उज्जैन नागभट्ट प्रथम ने अपनी कैपिटल बनाई, साथ के साथ मालवा क्षेत्र में भी इन्होंने शासन किया था। यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। सभी गुड्डा गुड़िया ध्यान रखेंगे। प्रतिहारों ने जिनकी पहली राजधानी भीनमाल थी, भीनमाल में किसके शासनकाल के दौरान प्रमुखता प्राप्त की, यह बताइएगा। प्रतिहारों ने किनके शासनकाल की पहली राजधानी भीनमाल थी, जिनके शासनकाल में प्रमुखता प्राप्त की थी? तो भाई जो है आपका नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल से मालवा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। भीनमाल से जो है, भीनमाल से सबसे पहले इन्होंने मालवा क्षेत्र में अपनी कैपिटल अपनी स्थापित की, मालवा क्षेत्र में कैपिटल स्थापित की। नागभट्ट प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? इसका उत्तर दीजिए। बाकी बच्चे अब ऐप में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसका उत्तर करेंगे और ऐप में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं सभी लोग। थ्योरी मैक्सिमम अंजू कुमारी जी रिकॉर्डेड पढ़ चुकी है, आप सभी कंटिन्यू करें, ठीक है। मैक्सिमम रिकॉर्डेड पढ़ चुकी है और बाकी अभी 3 बजे टाइम पे चलती है जो ऐप की थ्योरी क्लास है। बाकी आपका सब करा दिया है, लाइव बैच चल रहा है कई दिनों से, तो वो सब कंटिन्यू हो चुका है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? विक्रमशिला, वल्लभी या फिर प्यारे बच्चे नालंदा, तक्षशिला? बताइए प्यारे बच्चों सही क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, बताएंगे किन्होंने पाल शासकों ने की थी, किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? आप कहोगे विक्रमशिला, विक्रमशिला की स्थापना पाल शासकों ने की थी। यह ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में 8वीं शताब्दी में भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? देवपाल, रामपाल, गोपाल या धर्मपाल? प्यारे बच्चे आपको बताना है, तब आप कहोगे सर गोपाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? गोपाल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह याद रखिएगा। गोपाल ने आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। गोपाल प्यारे बच्चे यह आपका 750 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में 750 ईस्वी में की थी, बंगाल क्षेत्र में विक्रमशिला, बाद में बिहार का पार्ट बना। यह ज्ञात है कि धर्मपाल ने बिहार भागलपुर के निकट निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह बताइए जरा सा। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला? आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने लगभग 427 ईसा पूर्व में की थी। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपका मैत्रक शासक सेनापति भाटक ने की थी, यह याद रखिएगा। बाकी प्यारे बच्चे सही हो जाएगा विक्रमशिला, यह ध्यान रखिएगा। जो विक्रमशिला है यह आपका उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, यह ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। तारे के आकार के मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? जो तारे के आकार के मंदिर थे यह किसके शासनकाल के दौरान आपके बनाए गए थे, यह बताइए। होयसल, बादामी, चालुक्य, चोल? आप सभी बताएंगे प्यारे बच्चे। जो तारे के आकार के मंदिर है यह किसके? हाँ बेटा धर्मेंद्र पाल जी, क्लासेस ऑलरेडी आपका कंप्लीटेड है, वह आप कंटेंट के सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, होयसल, बादामी, चालुक्य, चोल, तार के आकार के मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे, यह बताइए। होयसल, होयसल, बादामी के, चालुक्य, चोल, आप सबको बताना है। तब आप कहोगे जो होयसल है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, या होयसल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह याद रखिएगा। पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना आधिपत्य प्राप्त किया था? जो पाल शासक हैं इन्होंने भारत के किस प्रांत में अपना आधिपत्य प्राप्त किया था? कश्मीर, उड़ीसा, असम, बंगाल? आप सभी बताएंगे
तो आपका जो बंगाल है, इस बंगाल में प्यारे बच्चे आपका आधिपत्य प्राप्त किया था, यह याद रखिएगा। बंगाल में अपना आधिपत्य प्राप्त किया था, यह याद रखना। ठीक है भैया, चलो क्लियर एंड कट बातें आपको क्लियर हैं। चलो, होयसल राजाओं ने विशेष रूप से जो विष्णुवर्धन के द्वारा ये बनाए गए थे, होयसल पाल शासकों ने भारत के किस प्रांत में अपना आधिपत्य प्राप्त किया था? बंगाल में अपना आधिपत्य प्राप्त किया था। निम्नलिखित शासकों में कौन कन्नौज पर कब्जे के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन था जो आपका कन्नौज पर कब्जा करना चाहता था? बताइए। पृथ्वीराज तृतीय, महेंद्रपाल, यशोवर्मन, तब आप कहोगे धर्मपाल हिस्सा था। प्यारे बच्चे, कौन हिस्सा था? आपका जो धर्मपाल है, धर्मपाल आपका हिस्सा था, याद रखिएगा धर्मपाल। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, किस पाल शासक ने अस्थायी तौर पर कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया था? अस्थायी तौर पर आप कहोगे यह प्यारे बच्चे आपका धर्मपाल था, जिसने अस्थायी तौर पर कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया था, यह याद रखना बब्बू टूडू बेटा। चलो, पाल शासक मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय के महान रक्षक थे? पाल शासक जो मुख्यतः आपका किस धर्म संप्रदाय के महान रक्षक थे? देखिए, धर्मपाल जो है 770 में आया था। सबसे पहले धर्मपाल आया था 770 में, फिर जो है आपका देवपाल आया था 810 में, देवपाल आया था 810 में, महिपाल आया था 988 में, 988 में, नयापाल आया था प्यारे बच्चे 1038 में। इस प्रकार से यह पाल शासक थे। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह याद रखना है। धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, नयापाल। ठीक है, सारे पाल 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 भाई अपने। ठीक है, आगे बढ़िए। पूर्वी भारत के पाल राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन गलत है? देवपाल गोपाल का पोता था, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। आपको बताना है प्यारे बच्चे, आपके हिसाब से सही क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो धर्मपाल है, इन्होंने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। तो पूर्वी भारत में पाल राजवंश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। आगे बढ़िए भाई। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, यह याद रखिएगा। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। विजयालय ने किस टाइम फ्रेम में की थी? तो 850 ईस्वी में, 850 ईस्वी में की थी चोल साम्राज्य में, यह याद रखिएगा। समझे? चोल साम्राज्य की स्थापना बेसिकली कौन सी नदी के डेल्टा पर कब्जा से शुरू हुई थी? तो कावेरी नदी के डेल्टा पे कब्जा से आपके चोल साम्राज्य की जो स्थापना थी, यह आपकी स्टार्ट हुई थी, यह याद रखना। चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द डैश से संबंधित है। तो चोल साम्राज्य में जो वेट्टी शब्द है, यह किससे संबंधित है? वेट्टी का अर्थ होता है बलात् श्रम, यानी जबरन मजदूरी को करवाना। यही शब्द क्या कहलाता है? वेट्टी कहलाता है, यह याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से किस चोल राजा के पुत्र थे? जो राजेंद्र प्रथम थे, यह निम्नलिखित में से किस चोल राजा के पुत्र थे? आपको यह बताना है। बताइए जरा सा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भाई राजा राज प्रथम, आपके राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम के पुत्र थे, यह याद रखना प्यारे बच्चे। राजा राज प्रथम आपका यह 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक टाइम पीरियड आपका राजा राज प्रथम का था, यह याद रखना है प्यारे बच्चे। त्रिवेंद्रम में चेरों को इन्होंने हराया था, पांड्यों को हराया था, उनकी राजधानी मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। पांडकुलासनी, पांड्यों के लिए वज्र की इन्होंने, पांडकुलासनी यानी पांड्यों के लिए वज्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी। पांडकुलासनी की उपाधि किसने धारण की थी? आप कहोगे राजा राजा प्रथम ने धारण की थी, यह याद रखना। जी बिल्कुल, राजा राज मंडलम, इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम क्या रखा था? राजा राज मंडलम रख लिया था अपने क्षेत्र का नाम, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्लैरिटी है सभी को क्लैरिटी है, हाँ या नहीं बताएंगे प्यारे बच्चे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना पर बंगाल का आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? आप बताएंगे, बताइए जरा सही क्या हो जाएगा? आपका जो राजेंद्र प्रथम है, यह 1014 से लेकर 1044 तक, 1014 से लेकर 1044 तक लगभग आपका 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत का राजेंद्र प्रथम आपका
बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक ये पहुंच गई। राजेंद्र प्रथम पहुंचे थे प्यारे बच्चे, और राजा राज चोल के ये पुत्र हुआ करते थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम को ही दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है प्यारे बच्चे किसे? राजेंद्र प्रथम जी को कहा जाता है। और ये राजा राज जो प्रथम था, उस राजा राज प्रथम के यह प्यारे बच्चे एक तरीके से बेटे थे, यह याद रखना। प्यारे बच्चे, किस राजा ने श्रीलंका पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था? तो श्रीलंका पर पूरी तरीके से कब्जा किया था श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने। श्रीलंका पर कब्जा पूरी तरीके से, सोचो कोई भारतीय राजा, इसके इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया ही नहीं गया, उन्होंने श्रीलंका पर जाकर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। सोचो कितनी बड़ी बात है, एक पूरा का पूरा देश कब्जा लिया, और इन्होंने प्यारे बच्चे बंगाल के पास पाल वंश को हराया और गंगईकोंडा चोला की उपाधि भी धारण की, और नई राजधानी की स्थापना की, गंगईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की थी। यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे जी, बहुत बढ़िया। और इन्होंने किसने दक्षिण एशिया पर सैन्य अभियान चलाया था? तो सैन्य अभियान, नौसेना अभियान चलाया था राजेंद्र प्रथम ने चलाया था। कितना प्रतापी राजा रहा होगा, कितना विजनरी लीडर रहा होगा, सोचो जरा सा, समझो जरा इनके बारे में। ठीक है भैया, आगे देखो कहानी इनकी। सबसे महान चोल शासकों में राजेंद्र प्रथम 985 ईस्वी में डैश तक शासन किया था, 1014 तक शासन किया था। यह याद रखिएगा, कब तक शासन किया था? 1014 ईस्वी तक शासन किया था। दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों पर पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो उर वह सभा थी। उर आम लोगों की एक सभा होती थी। आम लोगों की सभा थी आपकी लोगों की सभा थी, याद रखना, जहां ब्राह्मण क्या थे? आपके जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों वाली उसे गांव की बस्तियों को अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार, जहां आपके ब्राह्मण थे, आपके जमींदार टाइप में, वो अग्रहार कहते थे, और आम लोगों की सभा को कहा जाता था। यह याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो चोल साम्राज्य है प्यारे बच्चे, कौन सा? चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग होता था? तो ब्रह्मदेय। क्या? ब्रह्मदेय का शब्द का प्रयोग होता था। कितना सरल सा उत्तर है। ठीक है। विल्लन वगई, गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि को क्या कहते थे? गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि को, गैर ब्राह्मण को यदि दान में भूमि दी गई है तो प्यारे बच्चे वेल्लन वगई कहते थे। यह याद रखना प्यारे बच्चे। ठीक है भैया। मंदिरों को देवदान दिया जाता था, यह याद रखना। चलो, उस चोल शिलालेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा आयोजन के तरीके का विवरण दिया हुआ है। तो उसका नाम है बेटा उत्तर मेरू शिलालेख। उत्तर मेरू शिलालेख कहीं दिया है? उत्तर मेरू शिलालेख नाम है, यह ध्यान रखना प्यारे बच्चे। अगला, अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्ति निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है? आप कहोगे चोल राजवंश से है। चोल राजवंश में नटराज नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति मिली है। नृत्य करते शिव मूर्ति भी नटराज नृत्य करते शिव की मूर्ति मिली हुई है। यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। कहां? आपका भारतीय राजवंश जो चोल राजवंश था, यहीं पर नृत्य करते शिव की मूर्ति भी प्यारे बच्चे आपको मिली है। यह याद रखना प्यारे बच्चे। ठीक है भैया। हाँ, आगे बढ़िए। श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर को 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के किस राजवंश ने नष्ट कर दिया था? तो बेटा आपका जो है अनुराधापुर को राजधानी ने नष्ट कर दिया था, तो राजेंद्र चोल प्रथम ने नष्ट किया था प्यारे बच्चे। तो चोलों की राजधानी थी, बिल्कुल सही कहा, यह चोलों की राजधानी हुआ करती थी। चोलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है चोलों के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य है। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजीर थी, बिल्कुल सही बात है। विक्रम चोलों की रगों में चोलों और पूर्वी चोलों का खोल था, यह भी बात सही है। राजेंद्र प्रथम चोल ने गंगई चोल के नाम से भी जाना जाता था, गंगईकोंडा चोल के नाम से, बिल्कुल सही बात है। अर्थात आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चे,
अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ नामक समारोह का आयोजन किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक समारोह का आयोजन किसने किया था? आप कहोगे दंती दुर्ग ने किया था हिरण्यगर्भ। दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, इसने हिरण्यगर्भ नामक समारोह का भी आयोजन किया था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई देखो, आपका कथन कौन से सही है कौन से गलत है आपको बताना है, सही कथन पर विचार करना है। शाही चोल, आपका शाही चोल कहे जाने वाले चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। बिल्कुल सही बात है, 110% बात है, 9वीं शताब्दी में हुआ था, सही बात है। देखो, उत्तरी भारत के शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंश में गुर्जर प्रतिहार भी राजवंश था। हाँ जी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश था। कन्नौज के आसपास का मालवा तक का शासन इनका हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है, 110% सही बात है। दूसरा भी सही हो गया। प्रारंभिक वर्षों में 750 से लेकर आपका हजार वंशों तक आपका पश्चिम भारत में पालों ने, नहीं जी, आपका बंगाल में प्यारे बच्चे, बंगाल में, राष्ट्रकूट तो दक्षिण में ठीक है, लेकिन बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र जो है, यहां पर पालों का शासन रहा था, ना कि प्यारे बच्चे पश्चिम भारत यानी कि गुजरात साइड, राजस्थान साइड इनका शासन रहा था। तो पालों का शासक आपका जो बंगाल बिहार साइड इनका शासन रहा था, यह बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। आगे देखो तो अर्थात पहला दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा गलत है प्यारे बच्चे। राष्ट्रकूट राजवंश ने कृष्ण तृतीय ने चोल शासक पारंतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक विजय स्तंभ और मंदिर की स्थापना की थी? एक विजय शहर और मंदिर की स्थापना राष्ट्रकूट राजवंश ने कृष्ण तृतीय ने चोल शासकों को पारंतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी? तो रामेश्वरम, आपको दिख रहा है कहीं? हाँ जी दिख रहा है। रामेश्वरम में स्थापना की गई थी। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में परंतक प्रथम को हराया था और बेटा रामेश्वरम में आपके एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी, या याद रखिएगा। बेटा आपका कुलोतुंगा प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तुम कहोगे चोल राजवंश का राजा था, या याद रखना निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने मलेशिया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया था? भाई किसने? राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के अभियान को चलाया। किसके? तो आपका चोल वंश के जो राजा थे, चोल वंश के राजाओं ने, चोल वंश में भी 1025 में आपका राजेंद्र प्रथम जो थे, राजेंद्र प्रथम ने आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में एक नौसेना अभियान चलाया और फिर उसमें शैलेंद्र वगैरह जो थे, श्री विजय में शैलेंद्र थे, कदरम श्री विजय वगैरह जो स्थान थे, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो मलेशिया, जावा, सुमात्रा ये सब जो द्वीप हैं, इन तक भारतीय साम्राज्य को विस्तार किसने दिया? तो भाई दक्षिण भारत के राजा राजेंद्र प्रथम ने दिया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलेशिया पर आक्रमण किया था? किसने मलेशिया पर आक्रमण किया था? तो भाई चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए चोलों ने आक्रमण किया था। किसने? चोलों ने आक्रमण किया था, यह याद रखना। निम्नलिखित में से किस राजवंश में सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभा हुआ थी? तो उर जो है आम लोगों की सभा थी और सभा जो है प्यारे बच्चे यह ब्राह्मणों की एक विशेष समिति हुआ करती थी। तो यह प्यारे बच्चे विद्वान ब्राह्मणों की सभा हुआ करती थी। तो चोल में यह प्यारे बच्चे चोल वंश के अंदर थी। बंगाल में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो पाल राजवंश यहां हुआ करता था। ऑब्वियस है पाल राजवंश की वास्तुकला यहां पर दर्शाई जाएगी। सबसे शक्तिशाली चोल शासक जाने जाने वाले राजा राम प्रथम जो है, राजा राज प्रथम डैश में राजा हुआ करते थे। तो लगभग 985 ईस्वी के आसपास का टाइम पीरियड इनका था। 985 के आसपास का टाइम पीरियड इनका था। निम्नलिखित में से किस नगर का निर्माण शासक विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर करवाया था? तो कावेरी डेल्टा पर तंजावुर का निर्माण कराया गया था, यह याद रखिएगा। बेटा गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? जो आपका गजनी का सुल्तान महमूद जो आया था, वह प्यारे बच्चे किस राजा के टाइम पीरियड में आया था? तो राजेंद्र प्रथम के टाइम पीरियड में आया था। राजेंद्र प्रथम के टाइम पीरियड पे आया था। निम्नलिखित में से कौन उरियूर प्राचीन मुख्यतः चोल परिवार में से था जिसने 9वीं शताब्दी में मुत्रैयार से कावेरी डेल्टा तक कब्जा कर लिया था? तो प्यारे बच्चे नाम आप जानते हैं, विजयालय का नाम बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, यह याद रखिएगा।
चोल राजा राजवंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन से शहर में एक मंदिर शहर के रूप में विकसित किया गया? मंदिर शहर के रूप में भिल्ला स्वामिनी ये शहर जो है या प्यारे बच्चे मंदिर शहर के रूप में विकसित किया गया था, यह याद रखिएगा। भिल्ला स्वामिन यह आपका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश। लग तो ऐसा रहा है कि दक्षिण भारत का है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुरई, तिरुपति जैसे अन्य मंदिरों के साथ यह एक और शहर मंदिर था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। भाई, शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा आप दक्षिण भारत में उत्तरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा आपके दक्षिण और उत्तर के निम्नलिखित किन क्षेत्रों को चोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था? पांड्यन और आपका जो पल्लव राजवंश के थे, इन क्षेत्रों को जो है इनका हिस्सा बनाया गया था, यह याद रखिएगा। किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां खोई हुई मोम तकनीक से, जो लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई गई थी? तो चोल राजवंश के अंदर जो है आपकी मूर्तियां जो भी मिली हमें कांस्य की, समझे, ब्रोंज की जो मूर्तियां मिली हैं वह आपकी खोई हुई मोम तकनीक से, लॉस्ट वैक्स तकनीक से आपकी बनी हुई है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पुहार या आपका कावेरी पट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का बंदरगाह था? पुहार या कावेरी पट्टनम। तब आप कहोगे पुहार या कावेरी पट्टनम जो है यह प्यारे बच्चे आपके जो पुहार या कावेरी पट्टनम किससे संबंधित था? आप कहोगे चोल से संबंधित था। कावेरी पट्टनम राजवंश का बंदरगाह था, चोल का बंदरगाह था। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर बनवाया और इसे डैश में जब्त किया और एक सूर्य पीठ से भर दिया। सूर्य पीठ से भर दिया। भाई आप कहोगे धर्मपाल ने बनवाया, पलाश ने बनवाया, चालुक्यों ने बनवाया, तो चालुक्यों ने बनवाया था, यह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि दी गई थी? तो धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि दी गई थी, यह याद रखिएगा। उत्तरापथ स्वामिन अर्थात उत्तर पथ का भगवान के रूप में इसे धर्मपाल को जाना जाता था, यह याद रखना। और इसी प्रकार से यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चे, आपसे एशियंट हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, पूरी आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो चुकी है, समझे, पूरी ज्योग्राफी, एशियंट हिस्ट्री। कल से बेटा आपकी मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है भैया, तो पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ वगैरह आप सबको मिल रही है। कोई डाउट हो किसी तरीके का तो वह मुझे बताइए प्यारे सभी। ठीक है, बताइए, कोई डाउट हो, मैं कमेंट में देख रहा हूं।